हेलो लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन डिफेंस मास्टर। आज हमारा इकोनॉमिक्स का दूसरा सेशन है जिसमें हम एनडीए और सीडीएस में पूछे जाने वाले इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है व्हाट डज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज। तो आपको बताना है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या बताता है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया है वो दिया है व्हेन हाई डिग्री होल्डर्स डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड ऑप्शन इज व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल only during a particular crop season, when the employment is not received in a few months of the year, and the fourth option is when alternative employment is not available. तो बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे। देखिए अगर हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब लोग काम करना चाहते हैं, है ना, काम करते भी हैं कुछ महीने, लेकिन वहां पर क्या होता है कुछ महीने उनको जॉब जो रहता है वो रिसीव नहीं होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर पे जो लोग डिपेंड करते हैं, है ना, तो एग्रीकल्चर पे जो लोग डिपेंड करते हैं वहां जो एंगेज रहते हैं काम करने में, तो क्या होता है उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब उनका हार्वेस्टिंग का सोइंग, है ना, जब वो सोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, वीडिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, इन सब में बिजी जब रहते हैं तो ये महीने तो वो एंगेज रहते हैं, लेकिन उनके जॉब पीरियड में कुछ ऐसा टाइम आता है, कुछ ऐसे मंथ्स आते हैं जहां पे उनको पास काम नहीं होता। ओके, तो क्या हो जाता है यहाँ पर वो हो जाते हैं अनएम्प्लॉयड। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, व्हेन द एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रिसीव्ड इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ ईयर, है ना, कुछ महीने वो खाली बैठे हैं, तो वो हो गया आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द असर्शन गिवन बिलो केयरफुली। ओके, बताओ कौन सा करेक्ट होगा। अब unemployment has detrimental impact on overall growth of an economy। detrimental क्या होता है, damaging, बिल्कुल बर्बाद कर देने वाली, है ना, डिस्ट्रक्ट कर देने वाली, damaging impact। और सेकेंड ऑप्शन है आपका, सेकेंड असर्शन है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। तो बताइए कौन सा असर्शन इनमें से करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट है। अब देखो बात करें हम अनएम्प्लॉयमेंट की, तो मैंने कल आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लोग काम करना चाह रहे हैं और जो प्रेजेंट वेजेस मिल रही है उस पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो अगर हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट हैज डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, तो ये एकदम करेक्ट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि देखो लोग क्या है, लोग हमारी कंट्री के लिए एसेट है, पीपल आर एसेट। लोग क्या है, एसेट है। तो जब ये एसेट आइडल पड़े हैं, ओके, अब देखा जाए हमारे घर में भी कोई सामान ऐसे ही पड़ा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो क्या है, वो आइडल पड़ा है, तो यानी क्या हो रहा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो वो वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो उसी तरह जब मैन पावर भी क्या है, मैन पावर रिसोर्स है कंट्री के लिए, है ना, तो मैन पावर रिसोर्स जो है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वो ऐसे ही खाली पड़ा है, अनएम्प्लॉयड है ना, खाली पड़े हैं, तो मैन पावर रिसोर्स कंट्री का क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो ये वेस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो क्या एसेट से लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं इकोनॉमी के लिए। ठीक है, आया बात समझ में कि जो हमारे देश के लिए मैन पावर रिसोर्स है वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो ये क्या रिजल्ट कर रहा है, वेस्टेज ऑफ दिस रिसोर्सेज। अब ये वेस्ट हो रहा है रिसोर्सेज का, तो जो एसेट होने चाहिए, लोग जो एसेट हैं कंट्री के वो टर्न हो रहे हैं लाइबिलिटी में कंट्री के लिए, है ना, और इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं इस अनएम्प्लॉयमेंट से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट से ग्रोथ में एक डैमेजिंग इफेक्ट पड़ा, है ना, डैमेजिंग इम्पैक्ट प्रोवाइड किया कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट ने। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पहला पॉइंट है, पहला असर्शन है, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। मैंने आपको बताया, यही चीज मैंने बताई कि जब ये रिसोर्स वेस्ट हो रहा है,
यही जो रिसोर्स थे अगर वो एम्प्लॉयड होते तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, नेशनल इनकम में ऐड ऑन करते, है ना, वैल्यू ऐड ऑन करते। लेकिन ये खाली पड़े हैं, ये रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या बता रहे हैं, ये एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी का इंडिकेटर साबित हो रहे हैं, है ना। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, दिखा रहा है कि इकोनॉमी कैसी स्थिति में है, डिप्रेशन की स्थिति में, डिप्रेस्ड इकोनॉमी है। तो ये पॉइंट भी आपका करेक्ट है, तो आपका बोथ 1 and 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the desired calorie requirement in rural and urban areas for determining the poverty line in India? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट रूरल और अर्बन एरियाज में पोवर्टी लाइन को डिटरमाइन करता है। चलिए बताइए। अब देखो, अगर हम पोवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने की बात करें तो क्या चीजें कंसिडर की जाती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला होता है मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, ओके। और क्या होता है, क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, लाइट एंड फ्यूल हो गया, ओके, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट हो गई, तो ये सब कंसिडर किया जाता है। तो अब क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको उनके प्राइस इन रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट फॉर्मूला है फूड रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या लिया जाता है, वो लिया जाता है डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो जो यहाँ पे एक्सेप्टेड एवरेज कह सकते हैं, एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट जो इंडिया में कंसिडर किया जाता है वो है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, पर डे। किसके लिए, किन एरियाज में, रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में, ठीक है। और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अर्बन एरियाज में। क्लियर है। तो यहाँ पे जो डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट सेटअप किया गया है, एक्सेप्टेड है, वो क्या है, 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे रूरल एरियाज के लिए और 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे अर्बन एरियाज के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेजर्स द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, पॉलिसी कमीशन, एनएसएसओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो बताइए क्या आंसर होगा, ये बहुत इजी है। अब देखो, जो पॉवर्टी लाइन है, जो पॉवर्टी लाइन है इंडिया में, वो एस्टिमेट की जाती है पीरियोडिकली एस्टिमेट की जाती है, नॉर्मली 5 ईयर्स में, है ना। सैंपल सर्वेस कंडक्ट करके, सैंपल सर्वेस कंडक्ट करके। अब एक बात बताओ, ये जो सैंपल सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं वो एनएसएसओ द्वारा किए जाते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जाते हैं। तो कौन मेजर करता है पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the uniform standard for the poverty line used by the World Bank? Individual whose income is less than $5 per day, individual whose income is less than $2 per day, whose income is less than $1 per day या whose income is less than $20 a month। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या वो चीज ये है कि कंपैरिजन करने के लिए डेवलपिंग नेशंस के बिटवीन, डेवलपिंग कंट्रीज के बिटवीन, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए जो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, तो वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यूज करते हैं पोवर्टी लाइन के लिए। तो वो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यहाँ पे जो मिनिमम इन्हें रखा है वो क्या है, वो है $1। किसको कंसिडर किया है, इंडिविजुअल हुज इनकम इज लेस देन $1 अ डे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन यूज किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, वो है $1 से, इंडिविजुअल हुज इनकम इज लेस देन $1 अ डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Which social group is most vulnerable to high poverty ratio? आपको बताना है यहाँ पर कि which social group is most vulnerable to high poverty ratio. बताइए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स, शेड्यूल्ड कास्ट या अर्बन कैजुअल लेबरर्स. तो अब देखो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है ना, प्रोपोर्शन है लोगों का बिलो पॉवर्टी लाइन, वो सारे सोशल ग्रुप्स में और इकोनॉमिक कैटेगरी में सेम नहीं है, सब में डिफरेंट है ना. तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर हम बात करें इंडिया में तो 48 out of 100 people belonging to scheduled tribes in rural areas are not able to meet their basic needs. Okay, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 48 जो लोग हैं आउट ऑफ 100 है ना, किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनको वो अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी कर पाते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा जो सोशल ग्रुप है वो मोस्ट वर्नरेबल है टू हाई पॉवर्टी रेशियो, तो वो हो जाएगा आपका शेड्यूल्ड ट्राइब. ओके, अब अगर हम अर्बन एरियाज में बात करें तो यहाँ पर 47% जो है, ठीक है, अर्बन एरियाज में जो 47% है अर्बन कैजुअल लेबरर्स का, वो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है. ठीक है, तो हाईएस्ट आपको पता चल गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स. और यहाँ पे आप देखोगे कि जो 47% है अर्बन कैजुअल लेबर्स का, वो बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे देखने को मिलता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, consider the following statement. The act provides 100-day assured employment every rural households. 1/3 of the proposed jobs would be reserved for women. Under the program, if an applicant is not provided employment within 30 days, she will be entitled to a daily unemployment allowance. बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही है, गलत है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ये बताना है हमें. तो देखो ये जो एक्ट है ये 100 डेज अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एवरी रूरल टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. ठीक है, इसमें कोई यहाँ पर गड़बड़ नहीं है. सेकेंड चीज जो यहाँ पे दी है 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब वुड बी रिजर्व फॉर विमेन, ये भी पॉइंट जो दिया गया है ये भी करेक्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लेकर. अब यहाँ पे जो थर्ड चीज दी गई है उसे अगर आपको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि अंडर द प्रोग्राम इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 30 डेज, तो यहाँ पे जो 30 डेज वाली बात करी है वो गलत है. क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम के अंडर अगर कोई एप्लीकेंट है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है विद इन 15 डेज, 30 नहीं, विद इन 15 डेज, तो उसे क्या दिया जाएगा, शी और ही विल बी एंटाइटल्ड क्या, डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, उसे जो रहेगा उसको डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा. ठीक है, अगर वो उसे एप्लीकेंट को 15 डेज के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया आपका गलत. ओके, तो कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज ट्रू. बताना है आपको कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. तो बताइए पहला क्या हो गया यहाँ पे, दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1993. दिस स्कीम कवर्ड द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन. तो आपको बताना है यहाँ पर क्या ऑप्शन आपका करेक्ट है. तो देखो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो स्कीम स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1993 में. दैट मीन्स ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट है. अब यहाँ पे इस योजना का जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य था, एम था, वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज कैसी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसका एम क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, है ना, किस एरियाज के, रूरल एरियाज के, स्मॉल टाउन्स के, है ना, तो कैसे उनकी मदद करके बिजनेस को सेटअप करने में, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में। तो यानी यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना थी वो 1993 में स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट पॉइंट भी करेक्ट है। और ये स्कीम इसलिए स्टार्ट की गई थी जिसमें लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को प्रोवाइड की जा सके, रूरल एरियाज वाले और स्मॉल टाउन्स वाले। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर द एरियाज कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये बताना है आपको कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कौन से एरियाज कवर किए गए थे। तो बताइए, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की, तो यहाँ पर जो एरियाज कवर किए गए थे वो प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल शेल्टर। आपको बताना है कौन से यहाँ पे एरियाज कवर किए गए थे। तो बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे। तो देखिए अगर, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो लॉन्च हुई थी वो 2000 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरियाज लिए गए वो प्राइमरी हेल्थ लिया गया, प्राइमरी एजुकेशन लिया गया, रूरल शेल्टर लिया गया, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन लिया गया। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही एरियाज कवर किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन से ईयर में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आपका चालू हुआ था, लॉन्च हुआ था। तो ये जो स्कीम थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम थी। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, ये की गई थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी ये स्कीम, ठीक है। तो अब ये 2004 में लॉन्च करी गई थी और इसमें कवर किए गए थे 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब ये क्यों लिए गए थे, ताकि सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। और ये जो स्कीम थी वो जितने भी रूरल पुअर जो थे उनके लिए ओपन थी, है ना, जो अनस्किल्ड वर्क करने को तैयार थे, वेज एम्प्लॉयमेंट की नीड में थे, है ना, और वो रेडी थे कि वो भी कोई भी मैनुअल अनस्किल्ड वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम, ऐसे रूरल पुअर लोगों के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी और ये इम्प्लीमेंट की गई थी और 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये आपको याद रखना है ना। और यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स वगैरह थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट्स को दिए जाते थे। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, याद रखना है कि क्या 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ओके, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो क्या है, बताइए कि कौन सी स्कीम, कौन सा जो एक्ट था उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया था बाद में। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो प्रोग्राम है इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि 2005 में आया था उसमें क्या कर दिया गया था, उसमें इस स्कीम को इंक्लूड कर दिया गया था, इस प्रोग्राम को इंक्लूड कर दिया गया था। आई बात समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको मिल ही गया होगा। क्या ऑप्शन होगा, 2002, 2006, 2004 या 1999? बताइए क्या ऑप्शन होगा। अभी मैंने आपको ये बताया है 2004 में ये स्कीम चालू करी गई थी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following statement is correct? Buffer stock is the stock of food grains, namely wheat and rice, procured by government through Food Corporation of India. Second, under the minimum support price, the farmers are paid a pre-announced price for their crops. तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है या दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे। अब देखो ये बात एकदम करेक्ट करी गई है कि बफर स्टॉक क्या होता है,
फूड ग्रेन्स का स्टॉक होता है जिसमें वीट और राइस इंक्लूड किया जाता है, जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है किसके द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो स्टॉक रहता है वीट और राइस का, उससे क्या नाम दिया जाता है, बफर स्टॉक नाम दिया जाता है। किसके द्वारा प्रोक्योर किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा, थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट आपका करेक्ट है। अब एमएसपी की बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें हम, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो गवर्नमेंट द्वारा हर ईयर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, कब, बिफोर सोइंग सीजन के पहले डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, उससे क्यों किया जाता है, जिससे कि फार्मर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा सके और वो इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा सके, है ना, इन क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है उसे रेज कर सके। तो उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट रहती है वो डिक्लेयर करती है एमएसपी हर साल, कब, सोइंग के पहले। ठीक है, क्रॉप्स के सोइंग के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस द फार्मर आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो बोथ 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। What do you mean by issue price? अब आ जाती है इशू प्राइस की बात करें तो ये इशू प्राइस क्या होता है, तो आपको बताना है क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एट लोअर प्राइस देन मार्केट प्राइस। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन ऑन द मार्केट प्राइस टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ grain to all the people of the society at a price lower than market price, या distribute grain to rich people of the society at a lower price than market price। तो बताइए क्या होगा इशू प्राइस। देखो, अगर हम इशू प्राइस की बात करें तो इशू प्राइस क्या हो जाता है कि जो मैंने भी आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी जो गवर्नमेंट रहती है वो ग्रेन्स जैसे कि वीट हुआ, राइस हुआ, वो प्रोक्योर करती है किसके थ्रू, एफसीआई के थ्रू, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोक्योर करती है। और इसको, है ना, इस स्टॉक को मैंने आपको बताया क्या कहा जाता है, ये जो प्रोक्योर किए जाते हैं ग्रेन्स, है ना, इन्हें कहा जाता है बफर स्टॉक। इन्हें क्या कहा जाता है, बफर स्टॉक। तो ये जो फूड ग्रेन्स परचेज किए जाते हैं इन्हें ये कहाँ रखवाती है गवर्नमेंट, ग्रेनरीज में रखवाती है ना, ग्रेनरीज में रखवा जाती है। अब क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, ये ग्रेनरीज में इसलिए रखवाया जाता है कि जो भी ये फूड ग्रेन्स हैं इनको कहाँ बांटा जा सके, इन फूड ग्रेन्स को जो जहाँ पे डेफिसिट एरियाज हैं और जो पुअर्स हैं, है ना, वहां पे पुअर सेक्शन है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, और जो डेफिसिट एरियाज हैं वहां पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, है ना, किस प्राइस पे, एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। ओके, किस प्राइस पे, प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस पे, ऐसे सेक्शंस में, वीकर सेक्शंस में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो ये प्राइस कहलाता है आपका इशू प्राइस। तो इशू प्राइस क्या हो गया, इशू प्राइस वो हो गया कि गवर्नमेंट ने क्या किए थे, ग्रेन्स जैसे कि वीट और राइस प्रोक्योर किए थे, है ना, किसके द्वारा, थ्रू एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये प्रोक्योर करके गवर्नमेंट इन्हें ग्रेनरीज में रखवा लेती है, और ये जो क्रॉप, ये जो आपके ग्रेन्स हैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डेफिसिट एरियाज में, और उन गरीब लोगों को जो मार्केट प्राइस पे ये चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इन्हें लोअर प्राइस पे, मार्केट प्राइस से लोअर प्राइस पे इन्हें दिया जाता है। तो वो प्राइस कहलाता है आपका इशू प्राइस। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एट अ लोअर प्राइस देन मार्केट प्राइस। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये एक चीज में और मदद करता है क्या, कि जो भी शॉर्टेज का प्रॉब्लम होता है ना, वेदर कंडीशन के कारण या कैलामिटी के कारण अच्छा क्रॉप नहीं हो पाया है, अच्छा ग्रेन्स नहीं हो पाया, तो शॉर्टेज में भी इससे मदद मिलती है, जो ये चीज प्रोक्योर करके गवर्नमेंट ग्रेनरीज में रखवा लेती है। ठीक है, चलो, तो इशू प्राइस क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेशन कार्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच। तो अब आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अंत्योदय कार्ड की अगर हम बात करें तो देखो 3 तरह के कार्ड होते हैं, 3 तरह के राशन कार्ड होते हैं। पहला हो गया आपका अंत्योदय, अंत्योदय, सेकंड हो गया आपका क्या, बीपीएल, और तीसरा हो गया आपका एपीएल।
ठीक है। तो जो अंत्योदय की अगर हम बात करें तो ये रहता है फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पुअर में भी पुअरेस्ट है ना, गरीबों में भी एकदम गरीब के लिए अंत्योदय राशन कार्ड। ओके, तो ये हो गया पुअरेस्ट, फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बीपीएल की बात करें तो बिलो पॉवर्टी लाइन, ये भी एकदम करेक्ट है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो बीपीएल हो गया बिलो पॉवर्टी लाइन। एपीएल कार्ड की बात की जाए तो ये बाकी अदर लोगों के लिए होता है, फॉर ऑल अदर्स एपीएल। तो यानी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट स्कीम एंड देयर टारगेटेड ग्रुप्स इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि ये जो स्कीम्स दी हैं क्या और जो इनके टारगेटेड ग्रुप्स है ना, वो करेक्ट है क्या, आपको ये बताना है। तो पब्लिक, पहला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बताया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एवरीवन, टारगेटेड पब्लिक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम for poor in all areas, अंत्योदय अन्न योजना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, अन्नपूर्णा स्कीम, बैकवर्ड ब्लॉक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन कौन ये सब करेक्टली मैच्ड है या नहीं। तो देखो, अगर हम बात करें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की, तो ये गवर्नमेंट ने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था, है ना। ये किस लिए लिया था, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। स्टार्टिंग में ये जो स्कीम थी, ये जो कवरेज था वो सबके लिए था, यानी वो यूनिवर्सल था, है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये जो कवरेज था वो यूनिवर्सल था, इसमें किसी एक कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, है ना। पुअर और नॉन पुअर के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ये सबको टारगेट करके लिया गया था, नॉन पुअर और पुअर के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, यानी इसमें टारगेट किया था एवरी वन को, सबको टारगेट किया गया था यहाँ पर। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये पीडीएस की जो पॉलिसी थी उसको रिवाइज किया गया और उसको क्या थोड़ा टारगेटेड बनाया गया और एफिशिएंट बनाने के लिए थोड़ा उसको टारगेटेड किया गया। तो आई आपकी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गया था, इसमें बैकवर्ड एरियाज को टारगेट किया गया था, है ना। इसमें आपके अगर हम बात करें तो पुअर इन ऑल एरियाज को लिया गया था, यानी ये पॉइंट भी आपका करेक्ट है। तो याद रखना है क्या कि पहले क्या आया, पीडीएस यूनिवर्सल माना गया था, इसमें ये स्कीम सबके लिए थी, पुअर और नॉन पुअर के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। फिर एक चीज याद रखनी है, 1992 में रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 1700 ब्लॉक्स में, है ना, इन द कंट्री। ये जो टारगेट था वो किस लिए था, ये टारगेट किया गया था कि जो पीडीएस है, पब्लिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में भी कवर किया जाए, रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज में भी कवर किया जाए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे पीडीएस, फिर 1992 में रिवैम्प्ड पीडीएस 1700 ब्लॉक में टू कवर क्या, रिमोट एरियाज और बैकवर्ड एरियाज, तो थोड़ा टारगेटेड कर दिया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जून 1997 में एक और रिन्यूड अटेम्प्ट किया गया, जो था टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको अडॉप्ट किया गया और इसमें टारगेट किया पुअर इन ऑल एरियाज, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं, सारे एरियाज के पुअर को टारगेट किया गया। तो पुअर इन ऑल एरियाज टारगेट किया गया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जून 1997 में। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ये पहली बार ऐसा था कि जो प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी पुअर और नॉन पुअर के लिए। ओके, अब डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी पुअर और नॉन पुअर के लिए, ये याद रखना है। फिर अब क्या हुआ, 2000 में दो स्पेशल स्कीम लॉन्च करी गई, एक लॉन्च करी गई अंत्योदय अन्न योजना और एक लॉन्च करी गई अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, अन्नपूर्णा स्कीम। तो अंत्योदय की अगर हम बात करें तो इनका जो टारगेट था, अंत्योदय का आपको ध्यान रखना है कि इनका टारगेट था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए। अंत्योदय का टारगेट क्या था, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को ये स्कीम टारगेट कर रही थी, तो यानी ये पॉइंट भी करेक्ट है ना। अभी तक देखा तीनों पॉइंट करेक्ट है। अब अन्नपूर्णा स्कीम किसको टारगेट कर रही थी, अन्नपूर्णा स्कीम टारगेट करती है इंडिजेंट सीनियर सिटीजन को, सीनियर सिटीजन को, है ना।
तो ये किसको टारगेट कर रही है? अन्नपूर्णा स्कीम। बैकवर्ड ब्लॉक को नहीं, यहाँ पे ये पॉइंट आपका गलत मैच किया गया, ये स्कीम की जो टारगेटेड ग्रुप है वो गलत है। अन्नपूर्णा स्कीम टारगेट कर रही थी इंडिजेंट सीनियर सिटीजन को, यानी ऐसे सिटीजन, सीनियर सिटीजन को जिनको कोई पेंशन वगैरह कुछ सहारा नहीं है ना, तो उनको टारगेट कर रही थी अन्नपूर्णा स्कीम। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अन्नपूर्णा स्कीम टारगेट करी थी इंडिजेंट सीनियर सिटीजन को, यानी ये गलत मैच है। तो बाकी 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब ये सीरीज हमारी इकोनॉमिक्स की स्टार्ट हुई है, तो डेली हम कोई ना कोई क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।